अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो मैं गजा और फिलिस्तीन के खबर बराबर ही आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज गजा में कुछ ऐसा हो गया है। और आपको पता ही है कि इजराइल 2 साल से गजा में कत्लेआम मचा रहा है और गजा के लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहा है जिसे देखकर हम सब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने तो ऐसे वीडियोज और फोटो देखे ही होंगे, लेकिन आपने ये सोचा है कि गजा में जो लोग वहाँ के फोटोज और वीडियोज पूरी दुनिया के सामने लाकर रख रहे हैं और इजराइल के गजा में निर्दयता और बर्बरता को सारी दुनिया को दिखा रहे थे और गजा में अपनी जान की परवाह किए बिना रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज इजराइल ने उन्हीं पत्रकारों पर हमला कर दिया है। वैसे तो इजराइल गजा में 7 अक्टूबर के बाद से लगभग 295 पत्रकारों को शहीद कर चुका है, लेकिन इससे पहले इजराइल ने कभी पत्रकारों के कैंप को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया था। पहले वह गजा के लोगों के साथ ही पत्रकारों को हवाई हमले करके उड़ा रहा था, लेकिन इजराइल ने इस बार सारी हदों को पार कर दिया है। इजराइल ने गजा में अल-शिफा हॉस्पिटल, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, यह गजा का आखिरी हॉस्पिटल है जहां पर गजा के लोगों का इलाज चल रहा है। गजा के बाकी हॉस्पिटल को तो इजराइल ने हवाई हमले करके उड़ा दिया है। हालांकि गजा में रफा की तरफ स्थित यह अल-शिफा हॉस्पिटल, जिस पर इजराइल ने इस हॉस्पिटल पर भी 2 बार हमले कर चुका है, लेकिन फिर भी अल-शिफा हॉस्पिटल अभी तक वजूद में है और यही अल-शिफा हॉस्पिटल गजा के घायल लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बचा हुआ है। इसी अल-शिफा हॉस्पिटल के जस्ट बाहर अल जजीरा के कुछ रिपोर्टरों ने अपना कैंप लगाया था और यहाँ से पूरे गजा की रिपोर्टिंग कर रहे थे और गजा के लोगों के हालात और उन पर हो रहे इजरायली जुल्म को पूरी दुनिया के सामने ला रहे थे। बताया जा रहा है कि गजा में अल जजीरा के यह आखिरी रिपोर्टिंग बैच था जो अल-शिफा हॉस्पिटल के करीब पूरे गजा के खबरों की रिपोर्टिंग कर रहा था और गजा के लोगों के हालात और वहां पर इजरायली जुल्मों को यह अपने कैमरों के जरिए कैद करके पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। इन्हीं बहादुर पत्रकारों की वजह से इजराइल पूरी दुनिया में रुसवा होता जा रहा था। इन्हीं पत्रकारों ने गजा की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाकर इजराइल को पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया था। खास तौर से इजराइल का अब उन देशों में ज्यादा विरोध हो रहा है जो देश पहले इजराइल के सबसे बड़े समर्थक थे, जिसमें यूरोप के देश जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लगभग सभी जगहों पर इजराइल के खिलाफ अब तो लोग खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं। पूरे दुनिया में इजराइल के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठने का मेन कारण गजा में रिपोर्टिंग कर रहे इन पत्रकारों का था, क्योंकि यही पत्रकार गजा में अपनी जान की बाजी लगाकर बिना इजरायली सेना से डरे हुए गजा के लोगों की एक एक खबर पूरी दुनिया को पहुंचा रहे थे। पूरी दुनिया में गजा के खबरों को फैलने के बाद जिस तरह से इजराइल का विरोध हो रहा था, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को डायरेक्ट उनके कैंपों पर हमला करके उन्हें खत्म करने का प्लान बना लिया था। जिसके बाद नेतन्याहू ने अपनी सेना को यह आदेश भी दे दिया था कि अगर गजा में कोई पत्रकारों का कैंप नजर आए तो उसे भी हवाई हमला करके उड़ा दो। इसी आदेश के बाद इजरायली सेना ने अल-शिफा हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगाकर रिपोर्टिंग कर रहे अल जजीरा के पत्रकारों पर डायरेक्ट हवाई हमला करके उसे उड़ा दिया, जो कि कैंप के बाहर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था कि यह पत्रकारों का कैंप है। इजरायली सेना ने यह जानते हुए भी कि यह पत्रकारों का कैंप है, डायरेक्ट हवाई हमला करके इस कैंप को भी उड़ा दिया। इसमें अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि कतर के अल जजीरा ऑफिस के तरफ से किया गया है। टोटल इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 आम नागरिक और 5 अल जजीरा के पत्रकार थे। कतर के अल जजीरा ऑफिस ने मारे गए इन पत्रकारों के नाम और फोटो को भी जारी किया है। मारे गए अल जजीरा के इन रिपोर्टरों में रिपोर्टर अनस अल शरीफ, मोहम्मद कारिके और कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहम्मद अलीवा और मोहम्मद नौफाल थे, जिनकी फोटो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप इनके नाम और चेहरे को देख सकते हैं। इन्हीं अल जजीरा के पत्रकारों को, जो गजा के पल पल की रिपोर्टिंग पूरी दुनिया को दे रहे थे, इजराइल ने हवाई हमले करके इन्हें भी खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि शायद यह अल जजीरा के पत्रकारों की आखिरी बैच गजा में थी और इन्हें भी इजराइल ने सीधे हवाई हमले करके शहीद कर दिया है। इजराइल के इस हमले से पहले ही रिपोर्टर अनस अल शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को पढ़कर आप भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि अनस अल शरीफ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इजराइल की सेना उन लोगों पर हमला करने वाली है और अब वह गजा में ज्यादा दिन तक रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह आखिरी संदेश अपडेट किया था।
गजा पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पूरी तरह से कब्जे के ऐलान के बाद इजरायली सेना गजा के लोगों के लिए और खूंखार हो गई है और अब इजरायली सेना गजा के लोगों पर बड़े बड़े हमले कर रहा है। इजरायली सेना का अब एक ही मकसद है कि वह पूरे गजा के लोगों को एक साथ मारकर और पूरे गजा पर कब्जा कर ले। नेतन्याहू के तरफ से इजराइल की सेना को खुली छूट के बाद अब इजराइल की सेना गजा को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब आने वाले एक हफ्ते के अंदर पूरे गजा और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके जो अभी इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे, अब इजराइल इन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। मैंने आपको बताया था कि गजा में इजराइल के इस बर्बरियत और जेनोसाइड को देखकर इजराइल के समर्थक देश भी अब इजराइल का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने गजा में मानवता को शर्मसार किया है, इजराइल के यह सपोर्टर देश नहीं चाहते कि उनका भी नाम इजराइल के इस जेनोसाइड में जुड़े। इसीलिए आज ऑस्ट्रेलियाई सरकार के तरफ से भी, जो इजराइल का काफी बड़ा समर्थक था, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह सितंबर में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देंगे। फिलिस्तीन को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज ऑफिशियली बयान जारी किया गया है और अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान किया है। शायद न्यूजीलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया के इस बयान से प्रभावित होकर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की गजा को बचाने के लिए ओआईसी की तत्काल मीटिंग बुला रहा था, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि तुर्की का यह ओआईसी मीटिंग बुलाने में कितना समय लगेगा। कहीं तुर्की के तरफ से फिलिस्तीन और गजा के लोगों के लिए यह भी एक जुमला तो नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुर्की मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जो इजराइल जैसे 20-25 देशों से अकेले लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन फिर भी तुर्की 2 साल से ओआईसी की मीटिंग बुलाकर गजा और फिलिस्तीन के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी ओआईसी के मीटिंग में गजा और फिलिस्तीन को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह हम सभी जानते ही हैं। इसीलिए मैं तुर्की के ओआईसी के मीटिंग बुलाने को एक जुमला समझता हूं, क्योंकि तुर्की 2 सालों से गजा और फिलिस्तीन के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलकर गजा और फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। खैर जो भी हो, मैं तुर्की पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा और तुर्की सिर्फ गजा के लोगों के लिए जिस तरह से बातें कर रहा है, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं आप लोगों को तुर्की की एक और खबर बता दें, तुर्की में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यह भूकंप के झटके तुर्की के बालाकेसिर इलाके में महसूस किए गए हैं और इस भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि पूरा तुर्की और इस्तांबुल हिल गया है। इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। वहीं तुर्की के इस भूकंप में एक शख्स की जान गई है और 29 लोग घायल हो गए हैं और लगभग 2 दर्जन बिल्डिंगें पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। वहीं इससे पहले तुर्की में 2023 में आए भूकंप में लगभग 55 से 60 हजार लोग मारे गए थे और लगभग 3000 से 3500 बिल्डिंगें पूरी तरह से जमींदोज हो गई थी। तुर्की में 2023 में आए इस भूकंप ने पूरे तुर्की में तबाही मचा दिया था, जिसके बाद 2025 में अब तुर्की में 6.1 की यह भूकंप आई है।